दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ईश्वर करें कि वर्ष 2025 में आपके वो सारे सपने पूरे हों जो अभी तक आप देखते आए हैं। तो आप सबको सपरिवार आंग्ल नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आगामी 16 व 17 फरवरी को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए जीएस का बैच हम शुरू कर रहे हैं। आज से हम लोग जीएस के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, 6 भाग हमने आपको बताया है। अगर आपने इसके सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए जल्दी से। वह हमारे चैनल पे एग्जाम का अंकश पे पड़ी हुई है, उस चैनल पे आप जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सिलेबस के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इधर 3-4 दिनों से आपको कोई वीडियो नहीं मिल पाई, लेकिन अब रेगुलर ये वीडियो आपको मिलेगी। तो अब जो जीएस के 30 प्रश्न आते हैं उनके 6 सेक्शन को हम लोग बारी-बारी से पढ़ेंगे और सबसे पहला काम करेंगे, हम लोग पीवाईक्यू पढ़ेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे, ताकि हमको ये पता चल सके कि पहले के समय में प्रश्न कैसे पूछे गए। उसी आधार पे हम नए प्रश्नों को डेवलप करेंगे और उसको पढ़ते हुए चलेंगे। एक बात जरूर जान लीजिए कि जो 30 प्रश्न आते हैं जीएस के, उसमें जिसका 25 प्रश्न, 26 प्रश्न, 27 प्रश्न सही होता है, वही आदमी आगे जाके सिलेक्ट होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। आपको पता होगा कि जो साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए जीएस एक बड़ी समस्या है और इसी समस्या के समाधान के लिए हमने ये बैच शुरू किया है। तो चलिए आज से आपको रेगुलर जो है प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेगी। आप हमारे साथ उसको सॉल्व करते रहिए और पूरी वीडियो देखा करिए, और जो भी आपके मन में विचार आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पर्यावरण के हिस्से को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पर्यावरण भी उसमें एक पोर्शन है और इसमें से भी 5 प्रश्न आने हैं। तो पर्यावरण का जो पीवाईक्यू है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। फिर अगली से अगली वीडियो में हम जो है नए प्रश्नों को डेवलप करेंगे पर्यावरण के संबंध में, ठीक है। तो पहले ये जानते हैं कि कैसे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि। तो आपको बताना है कि अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय क्यों पुष्पित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है, उनमें फूल खिलना या पुष्पित होना कम तापमान द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा ऑप्शन है, वे चंद्रमा की दशाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, रेगिस्तानी कीड़े दिन के समय फूलों को खा जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है, रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। तो देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही है कि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। आपको पता है कि रेगिस्तान में जो है दिन जो होता है वो बहुत गर्म होता है और रातें बहुत तेजी से ठंडी हो जाती हैं। इसलिए जो रात का समय होता है वह जो मौसम होता है वो फूलों के खिलने के लिए उपयुक्त मौसम होता है। इसलिए रेगिस्तानी फूल जो है रात में ज्यादा खिलते हैं। और जहां तक उनके पुष्पन की बात है, तो देखिए रेगिस्तान के जो फूल होते हैं, वो एक चीज याद रखिएगा कि रेगिस्तान में जल की कमी से क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है, उससे क्लोरोफिल के निर्माण से ही फूलों का निर्माण होता है, ठीक है। क्योंकि वहां जल की कमी होती है, इसी कारण जो रेगिस्तानी फूल होते हैं वह हल्के रंग के, किस रंग के, हल्के रंग के या सफेद रंग के होते हैं, ठीक है। यह भी ध्यान रखिएगा। तो हल्के या सफेद रंग के रेगिस्तानी फूल होते हैं। और जो रात का मौसम होता है वह चूंकि रातें ठंडी हो जाती हैं, तो जो रेगिस्तानी कीड़े होते हैं वो रात के समय सक्रिय होते हैं। तो इस प्रकार उनके फूलों में परागण की क्रिया रात में संपन्न होती है, ठीक है। तो रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं, इसी कारण अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है। अब देखिए विशुद्ध रूप से सामान्य विज्ञान का प्रश्न है, लेकिन इसको पर्यावरण में पूछा गया है, तो आपको इन चीजों से भी सावधान रहना होगा कि अगर सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न आपको कहीं मिलते हैं तो उन्हें भी आप जरूर पढ़िए, क्योंकि यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यह पूछा गया है 2021 में यूपीएचईएससी द्वारा, किसके द्वारा, यूपीएचईएससी द्वारा, ठीक है। यूपीएचईएससी द्वारा यह पूछा गया है, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन द्वारा। और यह जो है 2021 में पूछा गया है। अगर आपके पास पेपर होगा तो आप इसको मिला लीजिएगा। तो देखिए पित्ताशय में जो उपस्थित पथरी होती है वह किसका पाचन प्रभावित करती है, यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए आपका पित्ताशय जो होता है वह एक छोटा सा भाग होता है और नाशपाती के आकार का पित्ताशय होता है, और यह किसके, लीवर के नीचे स्थित होता है। पित्ताशय कहाँ होता है, लीवर के नीचे स्थित होता है, और यह पित्त को संग्रहित करता है और उसको छोड़ता है, ठीक है ना। पित्त क्या है, पित्त जो है लीवर के द्वारा ही स्रावित होता है। पित्त क्या होता है, पित्त लीवर के द्वारा स्रावित होता है। और वह जो है आपके द्वारा, आप जो भी खाते हैं उसमें से जो वसा होता है, भोजन में जो वसा होता है उसका पाचन करने के लिए उत्तरदायी होता है पित्त। तो आप बताइए कि अगर पित्त में पथरी हो जाए, पित्त की थैली में, गाल ब्लैडर में अगर पथरी हो जाए तो क्या प्रभावित होगा, तो वसा,
वसा का पाचन प्रभावित होगा, क्योंकि पित्ताशय जो पित्त जो होता है, पित्त रस, वह वसा का पाचन ही करता है, तो वह जो है डिस्टर्ब हो जाएगी क्रिया। इसलिए जो पथरी पित्ताशय में होती है उससे वसा का पाचन होता है। इसलिए अगर किसी के पित्ताशय में पथरी है तो उसे जो है वसा युक्त भोजन कम करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? यह स्टेटमेंट है। देखिए यह भी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन द्वारा, ठीक है, 2021 में, कि निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? तो यह कहा था आइंस्टीन महोदय ने। आइंस्टीन महोदय ने कहा था कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ अभ्यारण्य दिया है और एक तरफ राज्यों के नाम दिया है। आपको बताना है कौन सा अभ्यारण्य उस दिए गए राज्य में स्थित नहीं है। तो पहला है डंपा अभ्यारण्य, तो यह मिजोरम में स्थित है, बिल्कुल सही है, डंपा मिजोरम में है। वाल्मीकि रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बिहार दिया है, तो बिल्कुल बिहार में स्थित है वाल्मीकि रिजर्व, ठीक है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान, रोहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में, यह भी याद रखिएगा। रोहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और चौथा है गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित न होकर के मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित न होकर के यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, यह याद रखिएगा। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो डंपा मिजोरम में है, वाल्मीकि रिजर्व बिहार में है, रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है और गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का पांचवा प्रश्न है, जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अधिक पाई जाती है? जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है समशीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन सी है ध्रुवीय क्षेत्र और ऑप्शन डी है समुद्री क्षेत्र। तो जैव विविधता किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। आप जानते हैं कि आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्या होता है? यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है और उच्च तापमान रहता है, उच्च तापमान रहता है और अत्यधिक वर्षा होती है। इस कारण से यहाँ सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। आप जैसे देख सकते हैं कि अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ये सब ऐसे ही क्षेत्र हैं और यहाँ पे अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान पाया जाता है। तो यह जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यहाँ जो है सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य कवक है? आपको इसमें बताना है कि इसमें से खाने वाला कवक कौन सा है। खाद्य कवक के बारे में बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है म्यूकर, ऑप्शन बी है पेनिसिलियम, ऑप्शन सी है एगैरिकस और ऑप्शन डी है राइजोपस। इसमें से कौन सा खाने वाला कवक है, आपको यह बताना है। तो देखिए इसमें से एगैरिकस, एगैरिकस जो है यह खाद्य कवक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, ठीक है। एगैरिकस में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। यह एंटी ट्यूमरस भी होता है, हाइपोग्लाइसेमिक होता है, ठीक है। अन्य रोगों को रोकने वाले गुण इसमें पाए जाते हैं। साथ ही इसे मतलब ताजा, यानी इसे ताजा व सुखाकर दोनों तरह से इसे खाया जा सकता है। और इसमें से बादाम जैसी गंध आती है। कैसी आती है? इसमें से बादाम जैसी गंध आती है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। खाद्य कवक कौन सा है? तो एगैरिकस खाद्य कवक है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का सातवां प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक आपको बताना है। क्या बताना है? पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक। तो देखिए बैक्टीरिया दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है ह्यूमस, ऑप्शन सी है पौधे और ऑप्शन डी है कवक। आपको पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र का जो अजैविक घटक है वह है ह्यूमस। ह्यूमस पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक होता है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक होते हैं, वह अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। जैविक घटक होते हैं वह अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक सबसे आसान तरीका आपको बता देता हूं, जिसमें जीव होता है वह जैविक घटक होता है और जो निर्जीव होता है वह अजैविक घटक होता है, ठीक है ना। अब इससे आसान आपको कोई नहीं बता सकता। जैविक घटक वह है जिसमें जीव है और जो निर्जीव है वह अजैविक घटक है। अब देखिए जैविक घटक में कौन कौन सा हो गया, जैसे हरे पौधे, हरे पौधे जिसे आप उत्पादक भी कह सकते हैं, यह पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक होते हैं। तो हरे पौधे जैविक घटक है। उपभोक्ता जो जंतु होता है
वह उपभोक्ता, यह भी जैविक घटक है। साथ ही अपघटक या सूक्ष्म जीव जो होते हैं, अपघटक या सूक्ष्म जीव जो होते हैं, यह भी जैविक घटक है। तो जैविक घटक जिसमें जीव होता है वह जैविक घटक है, और जो निर्जीव होता है वह अजैविक घटक है। अब देखिए जो पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या है, अजैविक घटक है। साथ ही तापमान, पारिस्थितिक तंत्र का जो तापमान होता है वह भी एक अजैविक घटक है। वर्षा भी अजैविक घटक है। साथ ही नमी या आर्द्रता भी अजैविक घटक है। मिट्टी और वायु क्या है, मिट्टी मिट्टी व वायु भी अजैविक घटक है। तो इसे याद रखिएगा आप कि जैविक घटक कौन से हैं और अजैविक घटक कौन से हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में ह्यूमस जो है वह ह्यूमस भी इसमें आता है, तो ह्यूमस अजैविक घटक है। ठीक है ना दोस्तों, ये एक बात और जान लेते हैं, आखिर ह्यूमस क्या होता है। अक्सर आपको जब पारिस्थितिकी पर्यावरण से संबंधित कोई भी प्रश्न पढ़ेंगे तो अक्सर यह शब्द आएगा बार बार आपके सामने। आखिर ह्यूमस क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ह्यूमस होता है, यह मिट्टी की ऊपरी परत में पाया जाता है। ठीक है ना, यह मिट्टी की ऊपरी परत में पाया जाने वाला पदार्थ है, जैविक पदार्थ है। मिट्टी की ऊपरी परत में पाया जाने वाला यह जैविक पदार्थ है। ठीक है ना, यह कैसे बनता है, तो ह्यूमस जो है पौधों की पत्तियों और अन्य जैविक सामग्री के विघटन से बनता है। किससे, पौधों की पत्तियों और अन्य जैविक सामग्री के विघटन से ह्यूमस का निर्माण होता है। ठीक है ना, और यह क्या करता है, यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करता है। तो अब आप जान गए होंगे ह्यूमस क्या है। ह्यूमस मिट्टी की ऊपरी परत में पाया जाने वाला जैविक पदार्थ है जो पौधों और पत्तियों तथा अन्य जैविक सामग्री के विघटन से बनता है। ठीक है ना, और यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करता है। अब देखिए जो ह्यूमस होता है इसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। जैसे नाइट्रोजन होता है, इसमें फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है। ठीक है ना, फास्फोरस भी होता है इसमें, और उसके बाद पोटेशियम होता है। ठीक है, ऐसे तत्व इसमें मौजूद होते हैं। साथ ही यह मिट्टी को ढीला करता है और इस मिट्टी को हवादार बनाता है। तो जब मिट्टी ढीली रहती है, भुरभुरी रहती है, उसमें हवा का प्रवेश होता है पर्याप्त, तो उसमें पानी और वायु का बेहतर प्रवाह भी होता है ह्यूमस की वजह से। ठीक है, तो मिट्टी ढीली रहती है, हवादार रहती है और उसमें पानी और वायु का प्रवाह भी बेहतर होता है। साथ ही ह्यूमस की वजह से पानी धारण की क्षमता मिट्टी की बढ़ जाती है, मिट्टी पानी को ज्यादा समय तक सुरक्षित रख पाती है। ठीक है, साथ ही माइक्रोबियल गतिविधियां जो है, जैसे इसमें सूक्ष्म जीवों के लिए अच्छा वातावरण पैदा करता है ह्यूमस। ठीक है, तो आपको पता चल गया। आप अगर एक लाइन में जाने तो यह एक खाद का काम कर रहा है जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता बढ़ रही है। ठीक है, तो यह है ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में आप समझ रहे हैं। ठीक है ना, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है यह न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का क्षरण करने वाला पदार्थ है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक ओजोन का क्षरण करने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मिथाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है मीथेन। तो इसमें कौन सा है जो ओजोन का क्षरण करने वाला पदार्थ है, तो यह है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड जो है ओजोन का क्षरण करने वाला पदार्थ है। अब देखिए इसमें एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। जिस भी चीज में क्लोरीन से संबंधित तत्व पाए जाते हैं, क्लोरीन पाया जाता है, आप समझ लीजिए क्लोरीन ओजोन का दुश्मन है। ठीक है ना, तो जहां भी क्लोरीन पाया जाएगा वह जो है ओजोन परत को क्षरण पहुंचाने वाला पदार्थ होगा। तो यह आपको ट्रिक है, बस आप इसे याद रखिएगा। जिस भी पदार्थ में क्लोरीन है वह जो है ओजोन को नुकसान पहुंचाएगा, ओजोन का क्षरण करेगा। तो मिथाइल क्लोराइड में आपको पता है कि इसमें क्लोरीन उपस्थित है, तो यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाएगा। अब ओजोन का क्षरण का जो मतलब होता है कि ओजोन की जो परत होती है, आपको पता है समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत की जब मोटाई कम हो जाती है तो उसी को ओजोन का क्षरण बोलते हैं। ठीक है, तो ओजोन का क्षरण करने वाला जो पदार्थ है वह मिथाइल क्लोराइड है। और आपको पता है कि ओजोन परत जो होती है वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उससे जो है हमारे जीवन की सुरक्षा करती है। ठीक है ना, तो किसको अवशोषित करती है, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करती है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ओजोन परत किसका अवशोषण करती है, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड ओजोन का क्षरण करने वाला पदार्थ है। अगला देख लेते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है। तो वैश्वीकरण के लिए कौन सा मूल्य हमारे
समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से संवर्धित किया जा रहा है? तो बहुसांस्कृतिक मूल्य। आपको पता है कि वैश्वीकरण का प्रभाव हमारे समाज पे बहुत तेजी से पड़ रहा है और जो बहुसांस्कृतिक मूल्य है, ऐसे मूल्य जो है वैश्वीकरण को संवर्धित कर रहे हैं। ठीक है ना? अगला देखते हैं, 11वां प्रश्न है आज का। एक प्रारूपिक महाद्वीपीय सूक्ष्म एरोसाल में इसके संगठन के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा संगठक बहुतायत है? फिर से देखिए, एक प्रारूपिक महाद्वीपीय सूक्ष्म एरोसाल में इसके संगठन के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा संगठक बहुतायत है? तो ऑप्शन ए है सल्फेट, ऑप्शन बी है जैविक कार्बन, ऑप्शन सी है प्राकृतिक कार्बन और ऑप्शन डी है नाइट्रेट। तो इसमें कौन सा संगठक है? तो यह है सल्फेट, यानी ए ऑप्शन सही है। तो इसमें सल्फेट सही आंसर है। लेकिन उसके पहले दोस्तों, इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि एरोसाल किसे कहते हैं। इसमें पूछा है कि सूक्ष्म एरोसाल में, तो एरोसाल क्या होता है? तो देखिए, एरोसोल है, एरोसॉल हवा में मौजूद जो सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म ठोस कण, ठीक है, हवा में मौजूद सूक्ष्म ठोस कणों या तरल बूंदों का जो मिश्रण होता है, उसे जो है एरोसॉल कहा जाता है। अब एरोसॉल दो तरह के होते हैं, एक जो है प्राकृतिक एरोसॉल होता है और दूसरा होता है मानव निर्मित एरोसॉल होता है। ठीक है, मानव निर्मित और प्राकृतिक दो तरह के होते हैं। प्राकृतिक एरोसॉल जो होता है, जैसे ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो आप देखिए उसमें से खूब धूल धुआं निकलता है, तो उसमें जो महीन कण होते हैं वो हवा में मिश्रित हो जाते हैं, तो ज्वालामुखी से निकले कण एरोसॉल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये प्राकृतिक हो गया। दूसरा है धूल और परागकण भी प्राकृतिक एरोसॉल में आते हैं। परागकण भी जो बहुत महीन होते हैं वह एरोसॉल का निर्माण करते हैं, तो धूल और परागकण भी एरोसॉल में आते हैं। ठीक है ना। तीसरा जो प्रमुख है वह है जंगलों में उत्पन्न जो जैविक कण होते हैं, जंगलों से उत्पन्न जो जैविक कण होते हैं वह भी एरोसॉल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब देखिए मानव निर्मित एरोसॉल कौन कौन से हैं? तो मानव निर्मित में वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, क्या है? वाहनों व फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं है वह भी एरोसॉल का निर्माण करता है। साथ ही औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न धूल, क्या है? औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न जो धूल है वह भी एरोसॉल का निर्माण करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, जैसे पेंट स्प्रे और जो हम लोग डिओड्रेंट रोज यूज करते हैं वह भी एरोसॉल है। क्या है? डिओड्रेंट जो यूज करते हैं हमेशा वह भी जो है एरोसॉल है। ठीक है ना, यह भी याद रखिएगा, डिओड्रेंट जो यूज करते हैं वह भी एरोसॉल का काम करता है और साथ ही कीटनाशक, यह भी एरोसॉल है। ठीक है, तो इस प्रकार एरोसॉल क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं और मानव निर्मित होते हैं। अब देखिए एरोसॉल का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। ये उपयोगी भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। अब जैसे इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे पेंटिंग के लिए, कोटिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही परफ्यूम, हेयर स्प्रे, इसमें भी इसका उपयोग होता है। परफ्यूम में या हेयर स्प्रे में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। दवाइयों को इनहेलर, नेबुलाइजर, आप समझ रहे हैं कि इनहेलर और नेबुलाइजर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, एरोसॉल का निर्माण होता है उससे भी। ठीक है, तो ये है एरोसॉल। अब देखिए इसके दो प्रभाव हैं, एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। सकारात्मक प्रभाव एरोसॉल का ये होता है कि जो वायुमंडल में एरोसॉल मौजूद होते हैं उसमें जब सूरज की किरणें आती हैं तो उनसे टकरा करके परावर्तित हो जाती हैं, जिससे पृथ्वी उतनी गर्म नहीं हो पाती है, यानी पृथ्वी को ठंडा करने में ये मदद करते हैं। अगर आपसे प्रश्न कभी ऐसा पूछा जाए कि कौन सा कथन सही है एरोसॉल के कार्यों में, तो देखिए एरोसॉल अगर सीधा दे दे कि एरोसॉल पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद करते हैं तो इसको यस करिएगा, क्योंकि एरोसॉल से टकरा करके सूर्य की जो किरणें होती हैं वो थोड़ी सी विचलित हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, जिससे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने पाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वह यह है कि वायु प्रदूषण। एरोसॉल चूंकि बहुत महीन कण होते हैं तो उससे वायु प्रदूषण होता है और ठंडियों के समय में स्मॉग बन जाता है, कोहरा बन जाता है। ठीक है ना, तो वायु प्रदूषण होता है और ठंडियों में कोहरा का निर्माण एरोसॉल से हो जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये इसके निगेटिव इफेक्ट है। ठीक है, तो एरोसॉल, अब देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है कि एरोसॉल में, इस महाद्वीपीय सूक्ष्म एरोसॉल में जो आंसर है वो है सल्फेट, ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना, चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार पेयजल की गुणवत्ता के लिए आर्सेनिक की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? पेयजल की गुणवत्ता के लिए आर्सेनिक की जो मात्रा है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। तो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो वह है 10 म्यूग्राम पर लीटर से। ठीक है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इतना आर्सेनिक आपके जल में है
तो सही है, बहुत नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर आर्सेनिक की मात्रा 10 म्यूग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाएगी तो आप जानिए कि कैंसर की बीमारी होनी निश्चित है। ठीक है, क्योंकि आर्सेनिक जो है कैंसर का कारक होता है। तो अगर आर्सेनिक की मात्रा लगातार ज्यादा जल में है मौजूद है तो उससे उसे पीने वाले लोगों को कैंसर होने का खतरा बना रहेगा। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सही है। चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक का वायु में न्यूनतम उपस्थिति काल है? अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए। यह जो है उसकी मात्रा नहीं बता रहा है कि ये जितने ऑप्शन दिए हैं इनमें से यह नहीं बता रहा है कि इनमें से कौन सा प्रदूषक कम मात्रा या अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। इस प्रश्न का कहने का मतलब है निम्नलिखित में से किस प्रदूषक का वायु में न्यूनतम उपस्थिति काल है, मतलब वो कम समय तक, सबसे कम समय तक वायु में उपस्थित होता है। इस प्रश्न का मतलब यह है। और यह जानते हैं यह प्रश्न यूजीसी एनटीए यूजीसी में यह पूछा गया है। ठीक है, एनटीए यूजीसी में यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा प्रदूषक है जिसका वायु में न्यूनतम उपस्थिति काल है, सबसे कम समय तक रहता है। तो देखिए मीथेन, इन सभी गैसों में जो मीथेन की उपस्थिति का काल है यह वायु में केवल 8 से 10 वर्ष तक ही रहता है। ठीक है ना, 8 से 10 वर्ष तक यह वायु में रहता है। और बाकी जो गैसें हैं उनका जो वायु में रहने का काल है वह इससे अधिक है। ठीक है ना, चलिए आज का 14वां प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का 14वां प्रश्न है वायु प्रदूषक किनका सम्मिलन है? तो देखिए वायु प्रदूषक बताना है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक है। सारे जो गैसें हैं वो वायु प्रदूषक हैं। तो देखिए इसमें जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये है सी ऑप्शन, यह है वायु प्रदूषक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड यह गैसें वायु प्रदूषक का कार्य करती हैं। ठीक है, तो वायु प्रदूषक में किनका सम्मिलन है? तो यही गैसें हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, यह गैसें वायु प्रदूषक गैसें हैं। ठीक है ना, चलिए आज का 15वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं। देखिए ओजोन परत को ओजोन छिद्र में परिवर्तित होने के लिए ओजोन का संघनन होना चाहिए। देखिए ओजोन परत कब ओजोन छिद्र में परिवर्तित हो जाता है यह आपको बताना है। तो देखिए जब ओजोन की मोटाई जो है 220 डाप्सन इकाई के आसपास हो जाती है तो यह ओजोन छिद्र का रूप ले लेती है। अब डाप्सन क्या है? तो इसमें डाप्सन जो है यह ओजोन की परत को मापने की इकाई है। डाप्सन क्या है? ओजोन परत को, ओजोन परत को मापने की इकाई है डाप्सन। ठीक है, ओजोन परत को मापने की इकाई है डाप्सन। तो यह जो है 220 डाप्सन इकाई से जब कम हो जाते हैं ओजोन परत की मोटाई, अगर उससे कम हो जाती है तब ओजोन छिद्र में यह परिवर्तित हो जाती है। तो इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 15 प्रश्न। यह प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और प्रयास करूंगा कि अब आपको दोनों समय, कल सुबह शाम और रेगुलर ये वीडियो आपको मिलती रहे। मैंने एक कमिटमेंट भी किया था कि आपको फरवरी शुरू होने से पहले हम इस सिलेबस को पूरा करा देंगे। तो अभी हमारा प्रयास है कि अब रेगुलर वे में आपको यह वीडियो मिलती रहे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।